नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। खबर चुनावी आप देख रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सियासी खबरों के साथ और सबसे पहले बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मध्य प्रदेश के दौरे की। तो आज कमलनाथ के गढ़ में हुंकार भरेंगे अमित शाह। केंद्रीय मंत्री अमित शाह शाम 6:20 में यानी कि 6 बजे के आसपास छिंदवाड़ा पहुंचेंगे। शाम 6:30 बजे रोड शो करेंगे। फव्वारा चौक से बड़ी माता मंदिर तक अमित शाह रोड शो करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू के पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे और पदाधिकारियों की बैठक भी इस दौरान लेंगे अमित शाह। निजी होटल में रात्रि विश्राम से यहां पर टक्कर का मुकाबला होने वाला है और इस वक्त ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह जो है वो आज बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। रोड शो यहाँ पर वो करेंगे, चुनावी प्रचार प्रसार भी करेंगे। तो शाम 6:20 ये वो टाइम बताया जा रहा है जब अमित शाह पहुंच जाएंगे और इसके बाद 6:30 बजे रोड शो में वो शामिल होंगे और इसके बाद सभा को भी संबोधित करेंगे। साथ ही एक अहम बैठक भी बताई जा रही है। तमाम जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी, उनकी बैठक लेंगे अमित शाह और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के भी उनसे बातचीत करते हुए आज वो नजर आएंगे। और आज रायगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी का नामांकन है। बीजेपी प्रत्याशी राधेश्याम राठिया आज नामांकन भरेंगे। आपको बता दें कि सीएम विष्णु देसाई नामांकन रैली में शामिल होंगे। तो आज रायगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। आपको बता दें कि शक्ति प्रदर्शन यहाँ पे किया जाएगा, रोड शो भी किया जाएगा जिसमें मुख्यमंत्री विष्णु देसाई भी शामिल होंगे। तो राधेश्याम राठिया के सामने डॉक्टर मेनका देवी सिंह है। दोनों के बीच कड़ा मुकाबला यहाँ पर होने वाला है और बीजेपी प्रत्याशी राधेश्याम राठिया आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे, नामांकन फॉर्म वो भरेंगे जिसमें प्रदेश के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री विष्णु देसाई भी शामिल होंगे। इधर कोरबा और जांजगीर में भी कांग्रेस प्रत्याशी नामांकन भरेंगे। कोरबा में कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत नामांकन भरेंगी और जांजगीर में प्रत्याशी डॉक्टर शिव कुमार डरिया नामांकन दाखिल करेंगे। तो नामांकन आज भरेंगे कोरबा जांजगीर के प्रत्याशी और आपको बता दें कि यहाँ पर रोड शो का आयोजन भी किया जा रहा है। कोरबा में प्रत्याशी ज्योत्सना महंत आज अपना नामांकन भरेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और ग्वालियर चंबल अंचल की सबसे हाई प्रोफाइल गुना शिवपुरी लोकसभा सीट जहां से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। सिंधिया ने पिछला चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था तो इस बार बीजेपी के टिकट पर अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। नामांकन से पहले सिंधिया मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। सिंधिया के नामांकन के दौरान सीएम मोहन यादव, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और VD शर्मा भी शामिल होंगे। इस दौरान नामांकन रैली के साथ सभा भी होगी। टेकरी सरकार का आशीर्वाद ही हमारे गुना क्षेत्र को आगे बढ़ाने में, प्रफुल्लित करने में बहुत बड़ा योगदान रहा। आज जो संकल्प जनसेवा का हम सब ले रहे हैं, क्षेत्र के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए और देश के विकास के लिए। और चुनावी दौर में एक भी दिन ऐसा नहीं बीत रहा है जब कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने की खबरें ना आती हो। पाला बदलने वाले नेताओं की फहरिस्त काफी लंबी है, लेकिन बड़ा झटका तब लगता है जब कोई दिग्गज नेता और उसका रिश्तेदार पाला बदल ले। सोमवार को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भाभी और पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। कांग्रेस कहती है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या वाकई ऐसा है? देखिए इस रिपोर्ट में। बघेल की भाभी बीजेपी में शामिल, परिवार में दरार, वार पलटवार। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भाभी भी भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करत है। आदरणीय सीमा बघेल जी। एन चुनाव से पहले दुर्ग में कांग्रेस को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भाभी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। दुर्ग में बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल के नामांकन रैली में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में सीमा बघेल ने बीजेपी की सदस्यता ले ली। सीमा बघेल के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। दुर्ग वो इलाका है जहां खुद पूर्व मुख्यमंत्री बघेल आते हैं। ऐसे में बीजेपी अब तंज कस रही है कि अगर यही माहौल रहा तो आने वाले दिनों में भूपेश बघेल भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल न हो जाएं। जो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री होकर भाभी घलो सीमा बघेल घलो आज
भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है तो उनके भी बहुत बहुत स्वागत है। कहीं ऐसा नहीं हो कि भूपेश बघेल जी भी बीजेपी में शामिल हो जाए। सीमा बघेल के बीजेपी में शामिल होने के बाद भूपेश के गढ़ यानी दुर्ग में बीजेपी नेताओं के हौसले बुलंद हैं, तो वहीं बीजेपी की सेंधमारी और दावे पर कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। भूपेश बघेल ने कहा कि सीमा बीजेपी से ही आई थी, तो टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि जब बीजेपी को अपनी जमीन खिसकती दिखती है, इसीलिए वो ऐसे ड्रामे कर रही है। भाजपा से तो आई थी, भाजपा से आई थी ना, तो ठीक आपने भाजपा से तो आई थी, भाजपा से आई थी ना, तो ठीक। उनके परिवार के और लोग भी हैं जो पहले से भाजपा में हैं, कोई नई बात नहीं है। और भाजपा के कई लोग हैं, आपने देखा लरंगसाई जी की नतनीन कांग्रेस में आई, और कई परिवारों का गिना देंगे जो भाजपा से जुड़े हुए राष्ट्रीय स्तर के हैं, उनमें से कई लोग कांग्रेस पार्टी में हैं। ड्रामा के अलावा कुछ नहीं है, एक ड्रामा करने का प्रयास। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होनी है, यानी प्रचार के लिए अब बस 2 दिन बाकी हैं। ऐसे में कांग्रेस नेताओं का बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला अनवरत जारी है। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि किसी के जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फायदा और नुकसान तो 4 जून को आने वाले नतीजों के साथ ही पता चल जाएगा। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। और दूसरे दलों के नेताओं के बीजेपी ज्वाइन करने के पर पूर्व डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया। सिंहदेव ने कहा कि एक व्यक्ति के ज्वाइन करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जो लोग 5 साल इधर मलाई खा रहे थे वही लोग उधर दिख रहे हैं। जिसके जवाब में बीजेपी प्रत्याशी चिंतामणि महाराज ने कहा कि हम कहाँ मलाई खाए हैं, जिन लोगों ने खाया है उनका नाम सामने आ रहा है। वह बहुत कुछ नहीं करने की पाबंदी थी, यहाँ हम अपने घर में आए हैं, यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। एक व्यक्ति के शामिल होने से लोग शामिल नहीं होते, और यही अंतर है पार्टियों का, जो है अंतर यही है। जो 5 साल इधर मलाई खाते हुए दिखे वही उधर जाते हुए दिख रहे हैं, तो लोग हंसते हैं। इसका प्रभाव उल्टा पड़ता है कि लोग हंसते हैं कि देखो क्या प्रभाव पड़ेगा। नहीं, हम कहाँ मलाई खाए हैं। मलाई जो खाने वाले हैं उनका नाम तो कहीं कहीं आ रहा है। हम तो इसलिए यहाँ आए हैं, वहाँ रह करके हम लोगों का सेवा जैसा चाहते थे वैसा नहीं कर पाते थे, और यहाँ आ करके हम अपने घर में आए हैं। यहाँ हम स्वेच्छा के साथ और सबके मन के अनुकूल हम काम कर सकेंगे, यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं रहे। और बिलासपुर से टिकट न मिलने पर कांग्रेस नेता विष्णु यादव के बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं। विष्णु यादव ने नामांकन फॉर्म खरीदकर सबको चौंका दिया। आपको बता दें कि विष्णु यादव ने कहा कि टिकट वितरण में शीर्ष नेतृत्व ने उनके साथ अन्याय किया है। योग्य प्रत्याशी होने के बावजूद पार्टी ने बाहरी देवेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया, जो बिलासपुर की जनता और यादव समाज को स्वीकार नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि कुछ नेताओं से उनकी बात हो रही है, उन्हें उम्मीद है कि पार्टी अपना निर्णय बदलेगी और उनके नाम से बी फॉर्म आएगा। राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से यहाँ पर प्रत्याशी का जो लिस्ट जारी किया है, वो बिलासपुर की जनता और बिलासपुर के जो यादव समाज हैं उनको किसी को भी कई रास नहीं आ रहा है। तो इसलिए अभी भी मैं उम्मीद करता हूँ, कांग्रेस पार्टी से निवेदन भी करता हूँ राहुल गांधी जी से कि वो कांग्रेस प्रत्याशी के जो घोषित किए हैं उसको बदला जाए, और यहाँ के जो स्थानीय प्रत्याशी जो मुझे जो है फिर से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया जाए। इधर सीधी में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पर्ची वाला मुख्यमंत्री बताकर निशाना साधा। जीतू पटवारी सीधी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश्वर पटेल के प्रचार में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोहन यादव नेता हैं ही नहीं, बल्कि उन्हें तो चिट्ठी के जरिए मुख्यमंत्री बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव शिवराज सिंह चौहान के नाम पर लड़ा और पर्ची के जरिए मुख्यमंत्री मोहन यादव को बना दिया। आज किस तरीके का तांडव, राहुल गांधी जी का हेलीकॉप्टर चेक किया गया, क्या ये लोकतंत्र है? ऐसे ही कमलनाथ जी के घर पे छापे डाले गए छिंदवाड़ा में, क्या ये लोकतंत्र है? और मोहन यादव सरकार को इसके लिए जनता सबक सिखाएगी। पर्ची के मुख्यमंत्री से इससे ज़्यादा आस कर भी नहीं सकते हैं, वो जनता के या विधायकों के तो मुख्यमंत्री है नहीं।
इधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल में कभी ऐसा वक्त था जब बहुजन समाज पार्टी यानी कि हाथी की चाल कांग्रेस बीजेपी का खेल बिगाड़ देती थी, लेकिन आज हालात ये हो चुके हैं कि बहुजन समाज पार्टी मैदान से ही गायब नजर आ रही है। ऐसे में कांग्रेस जहां उसकी हालात पर तंज कस रही है, तो बीजेपी बहुजन समाज पार्टी के अस्तित्व को ही नकार रही है। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। ग्वालियर चंबल अंचल को यूं तो जातिवाद की सियासत के लिए जाना जाता है। बसपा की पहचान पिछड़े और दलितों की आवाज उठाने वाली पार्टी की रही है। इसके बाद भी वो चंबल की 4 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी नहीं उतार पाई। चुनाव के समय अक्सर कांग्रेस और बीजेपी से बगावत करने वाले नेता बसपा का दामन थामते आए हैं और कांग्रेस और बीजेपी के खेल बिगाड़ते रहे हैं, लेकिन इस बार तो बसपा मैदान से ही गायब है। चलिए एक नजर डालते हैं बसपा के अब तक के प्रदर्शन पर। 2019 के लोकसभा चुनाव में ग्वालियर लोकसभा सीट पर ममता बलवीर सिंह कुशवाहा ने 3.74% वोट हासिल किए और तीसरे नंबर पर रही। भिंड लोकसभा सीट पर बाबूराम जमोर 6.93% वोट के साथ तीसरे नंबर पर रहे। वहीं मुरैना लोकसभा सीट पर करतार सिंह 11.38% वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। वहीं गुना लोकसभा सीट पर धाकड़ लोकेंद्र सिंह राजपूत भी 3.18 वोट के साथ तीसरे नंबर पर है। इन नतीजों से साफ है कि बसपा अब कांग्रेस और बीजेपी का खेल बिगाड़ने की स्थिति में नहीं है। उसे दोनों पार्टियों से कम वोट मिल रहे हैं और उनके वोट का प्रतिशत भी लगातार गिरा है। बहुजन समाज पार्टी टिकट नहीं देती है, वो टिकट बेचती है। इस बार उनको कोई ऐसा व्यक्ति मिल नहीं रहा जो उनका टिकट खरीदे, इसीलिए अभी वो रुके हुए हैं और चाहते हो ये कि कुछ टिकट खरीदार आए, या तो व्यक्ति आए या पार्टी आए, इसीलिए उन्होंने अभी तक टिकटों की घोषणा नहीं की। 2014 के बाद से भारतीय राजनीति में जो परिवर्तन आया है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने सबका साथ और सबका विकास का जो परिपाटी चलाई है, उससे जाति पाति की राजनीति पीछे जाती जा रही है। यही कारण है कि जिस तरह से कांग्रेस को पहले कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे, वैसे ही बहुजन समाजवादी पार्टी को भी कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। दूसरी ओर बसपा के नेता दावा करते नहीं थकते कि वो आज भी कांग्रेस और बीजेपी का गणित बिगाड़ने की स्थिति में हैं और बसपा का प्रभाव नहीं घट रहा। अगर ऐसा होता तो बीजेपी बसपा के लोगों को अपनी पार्टी में शामिल नहीं करती। सीएम महोदय ने सबसे पहले हमारे बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष सुरेश बघेल जी थे, जिनको हम लोकसभा में तैयारी करा रहे थे, उनको कैप्चर किया। फिर कुछ कांग्रेसी नेता जो हमारे लंबे समय से संपर्क में थे, ओबीसी नेता जिनको आज तवज्जो नहीं दी गई, वो भी हमारे संपर्क में थे, उनको कांग्रेस ने कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास किया। इस बार हमने ये प्रयास किया है कि हम सीधे फॉर्म सबमिट करवाएंगे, जिससे कांग्रेस बीजेपी को हमारे प्रत्याशी को दबाने, धमकाने या प्रलोभन देने का मौका ही ना मिले। किसी समय ग्वालियर चंबल अंचल की सियासत में बसपा और सपा जैसी पार्टियों का रुतबा था, लेकिन धीरे धीरे उनकी पहचान वोट कटुआ पार्टी की बनती चली गई। आज स्थिति ये है कि बसपा के कोर वोटर ने भी उससे दूरी बना ली है और उसका वोट शेयर बीजेपी और कांग्रेस में शिफ्ट हो गया है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि ग्वालियर चंबल अंचल में अब हाथी का सारथी कौन बनेगा। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। और कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में शामिल हुई 3 महिला नेत्रियों ने कांग्रेस के खिलाफ आरोपों की झड़ी लगा दी है। जगदलपुर में बिलासपुर की पूर्व महापौर वाणी राव, महासमुंद की पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनीता रावटे और जगदलपुर की महापौर सफीरा साहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिन्होंने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया, कहा कि महिलाओं को वो सम्मान नहीं दिया जा रहा था जिनकी वो हकदार थी। दूसरी ओर जगदलपुर नगर निगम के अध्यक्ष और कांग्रेस नेता कविता साहू ने इन आरोपों का खारिज किया है। उन्होंने आरोप लगाने वालों को मौका परस्त बताया। महिलाओं के बारे में जो सोच होनी चाहिए पार्टी के माध्यम से, अंदर नियत ही नहीं थी, तो वो सोच कहीं भी प्लेटफॉर्म पे दिखी नहीं। क्रिमिनल सिंडिकेट काम कर रहा था, हर जिले में कर रहा था, छोटे में बड़े में, और वो जो ग्रुप था, उस ग्रुप ने पूरे छत्तीसगढ़ियों के हितों को आहत किया और उनको चोट पहुंचाई। ये मैं दिल से महसूस कर सबसे पहले जो है अपना फैसला ली। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बेद जी को और जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य जी के ऊपर जो आरोप लगाया है वो
गलत है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष महिलाओं को बराबर सम्मान देते हैं। हमारे जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य जी वो भी बराबर महिलाओं को सम्मान देते हैं। इधर छत्तीसगढ़ की कांकेर लोकसभा सीट बीजेपी के मजबूत गढ़ों में से एक है, जहां इन दिनों धर्मांतरण और राष्ट्रवाद का मुद्दा हावी है। ये सीट कभी बस्तर जिले का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन साल 1998 में से बस्तर से अलग कर दिया गया। तभी से बीजेपी इस सीट पर अंगद के पांव की तरह जम गई है। बीजेपी के इस दुर्ग को भेदने के लिए कांग्रेस बेताब है। खास बात तो यह है कि कांकेर सीट के समीकरण इस बार अलग बताए जा रहे हैं, जिससे कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़े मुकाबले के आसार हैं। हम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की कांकेर लोकसभा सीट बीजेपी का मजबूत गढ़ होने के बावजूद मौजूदा सांसद मोहन मंडावी का टिकट काटकर पार्टी ने यहां से अंतागढ़ विधायक भोजराज नाग को मैदान में उतारा। उनका मुकाबला कांग्रेस के बीरेश ठाकुर से। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित इस सीट पर धर्मांतरण और राष्ट्रवाद को लेकर बहस गर्म है और इसे भुनाने बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बात अगर इस सीट के मौजूदा सियासी समीकरण की करें तो इस सीट में आने वाली 8 विधानसभा क्षेत्रों में से 5 पर कांग्रेस का कब्जा है। साल 1996 तक इस निर्वाचन क्षेत्र पर कांग्रेस का दबदबा रहा। कांग्रेस के अरविंद नेताम 5 बार यहां से सांसद रहे, लेकिन 1998 में अलग जिला बनने के बाद से ये सीट बीजेपी के गढ़ के तौर पर पहचान बना चुकी है। कांकेर की 51% आबादी आदिवासी है, 44% ओबीसी वोटर हैं और सामान्य वर्ग के वोटर्स का प्रतिशत 5% है। यही वजह है कि यहाँ जातिगत समीकरण काम नहीं करते, लेकिन धर्म का मुद्दा हावी है और बीजेपी इसे भुनाकर लगातार चुनाव जीतती आई है। वहीं बीजेपी का गढ़ होने के बावजूद 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ बड़ा दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला था। बीजेपी प्रत्याशी मोहन मंडावी सिर्फ 1% वोटों के अंतर से यहाँ चुनाव जीत पाए। उन्हें 5,46,233 मत मिले, जो कि वोटों का 47.1% था। वहीं कांग्रेस के बीरेश ठाकुर को 5,39,319 वोट मिले थे, जो कुल पड़े वोटों का 47% था। महज 1% वोट के अंतर से जीत मिलने के चलते बीजेपी ने मौजूदा सांसद मोहन मंडावी का टिकट काटकर भोजराज नाग को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने बीरेश ठाकुर को ही रिपीट किया है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की संगठन की जो रचना है बूथ स्तर से लेकर के शक्ति केंद्र और विधानसभा लोकसभा स्तर की, वो बहुत बढ़िया रचना बनी हुई है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। निश्चित रूप से हम अब की बार 400 पार का नारा को पूरा करेंगे। इस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी ने 5 गारंटी दिए हैं। उस 5 गारंटी को लेकर हम पूरे 8 विधानसभा क्षेत्र के एक एक जन जन तक जाएंगे और अपने राहुल गांधी जी का जो 5 गारंटी है उस 5 गारंटी को हम जन जन तक पहुंचाएंगे, जिससे हमारी जो महिलाएं हैं, गरीब तबके की महिला जिनको 1 लाख सालाना देने की बात आई है, वो निश्चित उसका हमें फायदा मिलेगा। कांकेर लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोट पड़ने हैं। पिछले चुनाव के नतीजों को बारीकी से देखें तो ये साफ है कि कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। हार जीत के अंतर को महज 1% तक सीमित किया था। ऐसे में कांग्रेस का दावा इस सीट पर कमजोर नहीं माना जा सकता। बहरहाल परिणाम क्या होंगे ये तो जनता ही तय करेगी। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। और चलिए अब आपको दिखाते हैं वायनाड में राहुल गांधी का रोड शो। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर होगी। भारी संख्या में लोगों की भीड़ यहां पर जुटी हुई है और तस्वीरें आप देखिए, राहुल गांधी यहां पर रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इस बीच वहां पर किए गए।
भारी संख्या में उनके समर्थक यहाँ पर मौजूद है। तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर उनके साथ मौजूद हैं। बता दें कि पिछले कई दिनों से राहुल गांधी के रोड शो को लेकर के तैयारियां की जा रही थी और रोड शो में राहुल गांधी जो है यहाँ पर प्रचार प्रसार करते हुए भी नजर आ रहे हैं। देखिए जो पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं वो भी बाकायदा उनके साथ कदम ताल मिलाकर यहाँ पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है पार्टी को लेकर के। और अगर बात करें प्रचार प्रसार की तो लोकसभा चुनाव की तारीख जितनी ज्यादा नजदीक आती जा रही है प्रचार प्रसार तेज हो रहा है। Somebody will go and threaten somebody and say, you know, I'll break your legs if you don't give me money. At the electoral bond level, the threatening is much more sophisticated. ED people will come, CBI people will come, income tax people will come, then they'll threaten the businessman, they'll interrogate him, and at the end of the interrogation they will say, look, why did we just give this to a woman? He is not like us. He requires a big house, fancy car. He cannot be uncomfortable for you 5 minutes. So, the moment any pressure comes on him, he gives everything and runs away.